सुप्रभात बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 बाणेश संकाय के अंतर्गत हमारा विषय है लेखा का। इसका चैप्टर है मैन एडजस्टमेंट, प्रमुख समायोजन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने समायोजन पर बात की थी और आज फिर उसी से हम लिंक होते हैं, उसी से फिर हम बात करते हैं कि प्रमुख समायोजन होते क्या है। चलिए मैं पहले आपको अध्याय 1 पे ले चलता हूँ, पहले बात करता हूँ उसके लिए कि जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन की प्रक्रिया जो है हमारी प्रारंभिक लेखे से आरंभ होती है और सारांश पे आकर के खत्म होती है। अर्थात हमने प्रारंभिक लिखा जिसके अंदर जनरल और सहायक नहीं सीखी, फिर वर्गीकरण, इसमें खाता बही का काम होता है, पोस्टिंग का काम होता है और साल के अंत में सारांश तैयार किए जाते हैं जिनको वित्तीय विवरण या अंतिम खाते के नाम से जानते हैं। तो जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो बच्चों अंतिम खाते बनाते समय हम देखते हैं कि बहुत सारे सौदे अधूरे लिखे हैं किन्हीं कारणों से, कुछ लिखने से रह गए हैं या लिख नहीं पाए, कुछ सौदे ऐसे हैं जिनका संबंध अगले साल से है, अगले वित्तीय वर्ष से है, इस साल में लिखे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका संबंध इस साल से है लेकिन वो उनका लेखा वास्तव में अगले साल होगा, वो वास्तव में उनका लेन देन अगले साल में होगा, अगले साल रिकॉर्ड में आएगा। कुछ सौदे ऐसे होते हैं बच्चों जिनका लेखा साल के अंत में ही होता है, जैसे स्थायी संपत्ति के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मूल्यह्रास लगाते हैं। पूंजी पर यदि ब्याज देने की होता है तो पूंजी पर ब्याज का लेखा साल के अंत में ही होता है। आर पर ब्याज का लेखा भी साल के अंत में ही होता है। डूबत ऋण के लिए आयोजन करना है, बहुत सारे हमें आयोजन करना होती है, तो ये सब का अंतिम खातों में लेखा करना, समायोजन करना है, इन्हीं को हम समायोजन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब हम अपने वित्तीय विवरण तैयार करते हैं तो वित्तीय विवरण हमारे शुद्ध होना चाहिए, अर्थात जिस वित्त वर्ष के लिए हम अपना हिसाब किताब रख रहे हैं उस वित्त वर्ष से संबंधित सभी आय और व्यय उसके अंतर्गत आना चाहिए। ये वित्तीय विवरण तैयार करने का, लेखांकन करने का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है। तो इसलिए जो समायोजन को अंतिम खातों में लिखना, सौदों को अंतिम खातों में लिखना एक समायोजन और इनके लिए जो दृष्टि की जाती है वो समायोजन दृष्टि के नाम से जाती है, समायोजन दृष्टि। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अंतिम स्टॉक के विषय में बताया था कि अंतिम स्टॉक एक समायोजन होता है, सबसे महत्वपूर्ण समायोजन होता है अंतिम स्टॉक। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, साल के अंत में व्यापारी के पास जो बिना बिका माल बचता है, बिना बिकी माल को अंतिम स्टॉक के नाम से जानते हैं। और जब हम व्यापार का सकल लाभ हानि ज्ञात करते हैं तो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं और उसको व्यापार खाते में लिखते हैं। तो अंतिम स्टॉक समायोजन की मद है, इसके विषय में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज की आगे के कौन कौन से समायोजन हैं, चलिए पहला दूसरा समायोजन आता है। पहला समायोजन तो आपका हो गया कौन सा, अंतिम स्टॉक का। दूसरा समायोजन में लिखा हूं जिसका नाम है आदर्श व्यय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आदर्श व्यय क्या है? तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी समायोजन है वो हम 3 स्टेप में अध्ययन करेंगे, 3 स्टेप में सीखेंगे। पहला इसका आशय क्या है, दूसरी इसकी जनरलिटी क्या होती है और तीसरा हम देखेंगे कि इसको अंतिम खातों में कैसे लिखा जाए। हर समायोजन के विषय में आपको 3 बातों को अच्छे से ध्यान रखना होगा। चलिए हम बात करते हैं आदर्श व्यय के विषय में बात करते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी व्यय होता है व्यापार में, कोई भी खर्चा होता है व्यापार में, तो जैसे जनवरी का वेतन हम फरवरी में देते हैं, फरवरी का मार्च का अप्रैल में, तो इस तरह से चालू वर्ष का
जो भी खर्चा है सामान्यतः उसका भुगतान अगले वर्ष में, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, चाहे वो टैक्स की राशि हो, चाहे वेतन हो या अन्य और कोई खर्च हो। तो जनवरी का फरवरी में चला गया तो बच्चों को इसी साल काउंटिंग में जाएगा, फरवरी का मार्च में चला गया तो वो भी इसी साल। लेकिन साल का एक ही मान लीजिए हम साल का जनवरी से दिसंबर तक रख रहे हैं, तो दिसंबर का वेतन जनवरी में जाएगा, जनवरी में अगला वर्ष लग जाएगा। वो खर्च है इस साल का, व्यय है इस साल का, उसका प्रतिफल हमें इस साल में मिल गया, उसका लाभ हमें इस साल में मिल गया, लेकिन वास्तव में उसका भुगतान कब होगा वो अगले साल। एक दिन बदलने से ये आपका ईयर में बदलेगा। ये समस्या खास तौर से साल के आखिरी वाले महीने में आती है। बीच के महीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम हिसाब किताब पूरे 12 महीने का रखते हैं, जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च का, ये हाँ यदि ऐसा हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो तो उसी साल में काउंटिंग है। लेकिन जब जिस तारीख को हम अपना हिसाब किताब बंद कर रहे हैं, हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, उस तारीख के आखिरी के महीने के जो जितने भी व्यय होते हैं वो व्यय का भुगतान वास्तव में अगले साल हो पाता है। तो ऐसे व्यय को हम अदत्त व्यय के नाम से, क्योंकि वो इनका संबंध जिस वर्ष का हिसाब किताब रखना है, जिसको हम चालू वर्ष के नाम से, चालू वर्ष में के व्यय है और वर्ष वास्तविक उनका जो लेखा होगा, उनका जो भुगतान होगा वो अगले वर्ष, वो अगला वर्ष कहलाएगा। तो ऐसे व्ययों का प्रभाव अर्थात ऐसे व्ययों को हम चालू साल के लाभ में से कम करें, ऐसा करने के लिए हमें समायोजन करना है, वो अलग तरीका है। अलग तरीके हमारे पास होंगे, जैसे अलग जब हमने लेखांकन समीकरण वाला अध्याय पढ़ा था वहाँ इसकी हमने चर्चा की, इसकी परिभाषा भी बताई थी, एक बार फिर उन पर हम चर्चा करेंगे। वहाँ आपको लेखांकन समीकरण इसको कैसे लिखते हैं मैंने बताया था आपके लिए, और आशा में बताया था, एक बार फिर आशा दोहरा दिया उनका, और जनरल एंट्री बताएंगे और अंतिम खातों में इसको कैसे लिखा जाएगा ये भी हम देखेंगे। वहाँ हमने संक्षिप्त में सारांश दी थी, तो वहाँ आपको इतने अच्छे ढंग से बता पाना कठिन काम होता है, क्योंकि वो आपका शुरुआती समय होता है। लेकिन जब आप पूरा अध्ययन कर चुके हैं, अब शायद थोड़ा सा आपको अदत्त व्यय की पिक्चर या चित्र आपके सामने आ गया हो, तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वे व्यय जिनका संबंध चालू वर्ष से, चालू वर्ष मतलब जिस वर्ष का हिसाब किताब है, जिनका प्रतिफल या जिनकी सेवाएं या जिनका लाभ हमें चालू वर्ष में प्राप्त हो चुका है, लेकिन उनका भुगतान अगले वर्ष में, ऐसे व्यय को हम अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग, जैसे दिसंबर का वेतन जनवरी में जाए, दिसंबर का बिजली का बिल हम जनवरी में भरेंगे, दिसंबर के टेलीफोन का बिल हम जनवरी में भरेंगे, वो खर्च इस साल का ऐसा कुछ किया जाए कि इस साल के खर्च इस साल ना हो और अगले साल के खर्च अगले साल की लाभ आने में समायोजित है। भुगतान होगा कभी भी होगा, इससे कोई मतलब नहीं, तभी हम खातों की शुद्धता को प्राप्त करें। तो ऐसे लोगों को मदद करें, जैसे आप वेतन क्या है, बिजली का है तो बिजली व्यय बोलेंगे, टेलीफोन पे का है, कार का है तो मदद करेंगे, व्यय से हमें नाम भी उसका जुड़ जाएगा। जब नाम नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, ये अदत्त व्यय की परिभाषा। वे व्यय इनका संबंध चालू वित्त वर्ष से है, चालू साल से है, लेकिन उनका भुगतान अगले वर्ष। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि नवंबर का वेतन दिसंबर में नहीं दे पाएंगे, जनवरी में दे, ऐसा भी कई बार होता है कि चालू साल का कोई भी हो, जिस 12 महीने के लिए हम हिसाब किताब रख रहे हैं और वो उस साल का हमें उसका प्रतिफल मिल गया, सेवाएं ले ली, लाभ ले लिया, बट उसका भुगतान जो है इसका भुगतान हमें अगले वर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे लोग अदत्त व्यय। तो ये परिभाषा इसलिए पूरी भाषा का कानून पढ़ने पहले भी विधि लेसन के माध्यम से मैं आपको दे चुका हूँ, समीकरण के समायोजन तीन बातें आपको मुझे बताना है, समायोजन की भाषा बताना है, दूसरा समायोजन की बताना है, तीसरा चूंकि ये व्यय है
जैसे मान लीजिए दिसंबर का वेतन 1,000 है, तो इसको लिखेंगे बच्चों वेतन खाता तो नहीं, जिस जो भी व्यय है उसको हम वेतन खाता है। जैसे मान लीजिए हम 1,000 रुपये महीने वेतन देते हैं, तो जनवरी से दिसंबर तक का वेतन हम अभी तक 11,000 रुपये दे पाए, दिसंबर का वेतन हमारा जनवरी में जाएगा, तो साल भर में जैसे हम जानते हैं 1,000 रुपये के हिसाब से हमारे 12,000 होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने जो भुगतान किया हो 11 का किया हो, 1,000 हमारा देना बाकी है। उस बाकी की राशि को चालू साल के लाभ हानि में से कैसे कम करना, ये करना है समझना। तो वेतन खाता डेबिट है, तो जो भी व्यय देना है वो संबंधित व्यय खाता डेबिट है। बिजली का बिल देना है तो बिजली व्यय खाता डेबिट, टेलीफोन का बिल है टेलीफोन व्यय के नाम से होता है, कर का है तो कर के नाम से होता है, वो नाम मैट्री का बिल है, इसको अदर वेतन और दूसरा खाता होगा तो उसको अदर वेतन खाता। ऐसे प्रश्न लिखा रहेगा कि वेतन का देना बाकी है, बिजली बिल का देना बाकी है, कर का देना बाकी है, मजदूरी का देना बाकी है, या कोई भी खर्च देना, टैक्स का देना बाकी है, संबंधित व्यय खाता होता है और अदर शब्द लगा करके संबंधित खाते, ये व्यक्तिगत खाता है, ये नामांकित खाता है, ये उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है वो भी पैसा, ये आपको ध्यान रखना। ये बच्चों से काल्पनिक एंट्री है, वास्तव में अभी हमने वेतन नहीं दिया, वेतन तो हम वास्तव में अगले साल ही भुगतान करेंगे, जब भुगतान करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका पूरा लेखा होगा। ये तो सिर्फ हम चालू साल के लाभ पर वेतन की राशि का कैसे प्रभाव डालें, अर्थात चालू साल के लाभ में से इतने व्यय की राशि को कैसे कम करें, ये करने के लिए सिर्फ काम करना है। खातों की शुद्धता प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। तो निरीक्षण हो जाएगा इसका अदत्त व्यय का, अदत्त वेतन के नाम लिखाया है, अदत्त वेतन का समय वेतन, ये ऐसे बस प्रश्न नाम है, इसका देना है, ये नामांकन खाता है और ये व्यक्तिगत खाता है, ये उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनको अभी वेतन देना था, कर्मचारी। ये एक काल्पनिक है, वास्तव में बच्चों हमने वेतन दिया नहीं, वेतन देंगे तो कैसे साथ ये है। अब चलो अंतिम खाता में कैसे, अंतिम खाता में दूसरा बिंदु मुझे बताना है, हासिल हो गया समायोजन प्रश्न हो गई, अब लिखेंगे अंतिम खाता। तो अब तीन प्रश्न बन गए यहाँ पे, अदत्त व्यय किसे कहते हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। दूसरा है अदत्त व्यय का यदि समायोजन प्रश्न, ये काम करना, एक साथ तीनों चीजें नहीं होती है, लेकिन आपको तीनों की जानकारी होना चाहिए। अदत्त व्यय वास्तव में क्या होता है वो परिभाषा याद होनी चाहिए, उसकी समायोजन प्रश्न कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, एक अलग प्रश्न हो गया। तीसरा है अंतिम खाते अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाएंगे तो वहां इसको कैसे लिखा जाता है, तो अंतिम खातों में लेखा दोहरा लेखा के सिद्धांत के हिसाब से इसको दो स्थानों पर लिखा होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं वेतन की राशि को हम लाभ हानि खाते में, तो क्या करेंगे, अदत्त वेतन को, अदत्त वेतन की राशि को अदत्त वेतन कहलाएगा, इसको अदत्त वेतन को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में वेतन में जोड़कर लिखेंगे, वेतन में जोड़कर लिखेंगे, ये काम करेंगे आप। चलो इसको समझने क्या है, जैसे कि आप जानते हैं वेतन कीमत है तो अभी मैंने उदाहरण दिया था कि वेतन खाते हमारे 11,000 है, तो 1,000 रुपये के हिसाब से 11 महीने 11 हो गया, तो 12 महीने ले लिया, तो पहले से वेतन खाते में अमाउंट जो होगा 11,000 होगा, 1,000 और उनका जैसे मैंने बोला था स्वतंत्र रूप से मतलब होता है इसमें किसी खाते में जोड़ना है, किसी खाते में घटाना।
और किसी खाते में जोड़ के घटा के लिखना है, मतलब वो उसके उस पर आश्रित होता है। जैसे क्रय में से क्रय भाग से घटाते हैं, क्रय में से क्रय, बट अंतिम स्टॉक का जब हम समायोजन करते हैं तो फ्री उसके लिए किसी खाते में ना जोड़ते हैं और ना किसी खाते में हम घटाते हैं। तो ये आपका जो है इसका समायोजन वेतन खाता खाते में वेतन लिखा होगा, इधर कॉलम में पैसे लिखने के लिए मान लीजिए लाभार्थी खाता ऐसे बना लीजिए, ये लाभार्थी खाता बना है और यहाँ वेतन ऐसे लिखा होगा, कैसे वेतन लिखा होगा 11,000 और यहाँ प्लस करके ये करके लिखा होगा आदर्श वेतन करके 1,000 जोड़ करके और ये 12,000 ऐसा ये लाभार्थी का डेबिट। तो जब भी मैं जोड़कर स्वतंत्र रूप से लिखना है मतलब सीधा सीधा, तो जितने जो भी व्यय होगा अदर तो व्यय केवल वेतन का ही नहीं होता, ध्यान रखना है, वेतन भी हो सकता है, मजदूरी, टैक्स, बिजली व्यय, टेलीफोन व्यय, आदि सब आदि आदि। तो लाभ हानि खाते में संबंधित खाते में अदर व्यय हमेशा संबंधित खाते में, यदि पहले से खाता नहीं है तो फिर फ्री लिखा जाएगा। मान लीजिए साल भर का पूरा ही वेतन है तो सीधा ये वर्णन करता है कि वेतन को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में वेतन ऐसे। तो जैसे आप जानते हैं कि हर समायोजन में दो स्थानों पर लिखा होगा, एक डेबिट में और एक चिट्ठे में ऐसे करेंगे, चिट्ठा बनाएंगे, चिट्ठे में दायित्व पक्ष में स्वतंत्र रूप से कैसे लिखेंगे स्वतंत्र रूप से, ये बैलेंस शीट बनी आपकी छोटी सी बैलेंस शीट बना देना, ये आपका इसका दायित्व है और ये इसका संबंध, ये आप बहुत सारी राशि लिखी होगी वहां आपको लिख देंगे आप ऐसा वेतन ऐसा ये चीज, ये बैलेंस तो बैलेंस के दायित्व, ये दायित्व इसका है, ये इधर संपत्ति पक्ष है और ये इसका दायित्व, दायित्व पक्ष में आप स्वतंत्र रूप से लिखिए संपत्ति और ये छोटा सा चिट्ठा बना दिया। तो जब भी मैं बोलूं चिट्ठे के दायित्व पक्ष में स्वतंत्र रूप से मतलब सीधा नाम लिखा के राशि, तो ये दायित्व जितनी देना है सीधा पक्ष का है, उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनको पैसे एक तरह के ये लेनदार, ये क्या है लेनदार है, चालू दायित्व समझ में आते हैं, आगे आगे भी इसका चर्चा करेंगे कि चालू दायित्व, ठीक है। तो ये बच्चों हम आदर्श व्यय से संबंधित समायोजन, आदर्श व्यय वे होते हैं जिनका प्रतिफल या लाभ या सेवा जिन्हें 4 वर्ष में प्राप्त हो गई है लेकिन उनका भुगतान 4 साल में नहीं हो सकता, ऐसे सभी व्यय समायोजन ऐसी होगी संबंधित व्यय खाता और आदर्श के साथ का नाम अंतिम खातों में हमेशा ऐसा समायोजन होगा लाभ हानि खाते के पक्ष में। अब एक प्रत्यक्ष व्यय है स्वाभाविक जैसे मजदूरी, मजदूरी की आदत मजदूरी होगी तो मजदूरी को हम जानते हैं, तो मजदूरी हमेशा व्यापार खाते में आती है और व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में आती है। यहाँ लाभ हानि खाते से प्राप्त करें आपका व्यापार खाता और लाभ हानि खाते से, जब भी मैं यहाँ लाभ हानि खाता लिखूं तो व्यय का नेचर आपको पहले से पता लगे है कि जो भी प्रत्यक्ष व्यय होंगे वो व्यापार खाते में आते हैं और जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो लाभ खाते हैं। तो यहाँ लिखा लाभ हानि समझ जाता है, सिंपली समझ आपको समझ में ये 3 बार का इसका आशय पूछे तो आपको बीच में समायोजन की पुष्टि पूछे, समायोजन ये लिखना है और अंतिम खाते जब बनाएंगे खाते में अंतिम खाते बनाने समय जितने भी समायोजन होते हैं जो आप जानेंगे तलपट के बाहर, क्योंकि अंतिम खाते बनाने से पहले हमें तलपट बनाना आवश्यक होता है, तलपट बना लेते हैं तलपट के बाद, जैसे आपने देखा तो तलपट वाले अध्याय में अंतिम स्टॉक को आप बाहर इसलिए लिखते थे क्योंकि वो समायोजन की मदद, ठीक है।
देखिए ये व्यय है, ये व्यय है, ये डेबिट। और दायित्व पक्ष में बच्चों जो मदय होती है वो वास्तव में चिट्ठी में डेबिट क्रेडिट पक्ष नहीं होता है। चिट्ठी में दायित्व और संपत्ति होता है, तो ये दायित्व पक्ष की जो मदय लिखती है बच्चों को वास्तव में क्रेडिट डायरेक्ट होती है। तो संपत्ति पक्ष में जो मदय होती है उनमें उनका बैलेंस नहीं होता है। दोहरा लिखा था रूल से कि एक डेबिट करते हैं दूसरा क्रेडिट करते हैं। देखिए डेबिट में और ये चिट्ठी की दायित्व वास्तव में वो क्रेडिट का ही प्रतीक होता है, बट ये खाता नहीं है इसलिए इसको डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते। ये बात आप समझ। अब कई बार ऐसा भी होता है कि राशि तो डेबिट में आ रही है, यदि कोई राशि डेबिट में लिखी जा रही है प्लस की जा रही है तो डेबिट ही, बट कोई राशि डेबिट में लिखी जा रही है और माइनस करके लिख रहे हैं इसलिए तो ऑटोमेटिक बच्चों को क्रेडिट का मतलब हो जाता है। जैसे आपने क्रय में से क्रय वापसी घटाया था, जबकि क्रय वापसी का शेष क्रेडिट होता है, लिखा कहाँ है आपने डेबिट, बट उसको आप माइनस करके घटा करके, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। विक्रय ऐसे होता है, विक्रय में विक्रय वापसी घटाते हैं, तो विक्रय वापसी जो होती है उसका शेष बच्चों डेबिट होता है, व्यापार खाते के लिखते हैं, बट उसको घटा के लिख रहे होते हैं। जब हम घटा के लिख रहे होते हैं इसका मतलब वो ऑटोमेटिक अपने पक्ष की राशि को समायोजित करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोहरा लेखा के रूल्स का पालन होना जरूरी है, कभी हमें लिखने के दोनों पक्ष बराबर होंगे। एक राशि डेबिट में जाएगी तो दूसरी क्रेडिट, ये इसका डेबिट पक्ष हो गया और पक्ष क्रेडिट नहीं, तो ये ध्यान रखना चिट्ठा चूंकि खाता नहीं इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसमें दायित्व और संपत्ति पक्ष होती है, बट दायित्व के सारे बैलेंस हमेशा क्रेडिट होती है और संपत्तियों के बैलेंस हमेशा डेबिट होती है। ये कोई मेरे से प्रश्न पूछ रहा था तो आप उसको समझ लीजिए। आगे की बात करते हैं, अगला समायोजन ले लीजिए। एक समायोजन क्लियर हो गया, दूसरे समायोजन तो हो गए। हमारा कौन सा हो गया अंतिम स्लैब वाला, हम उसके वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हो गया हमारा कौन सा अदत्त, अव्यय, अदत्त और अनुगत। ये आपने पहले पढ़े, पहले मैंने आपको बताए थे जब लेखांकन समीकरण वाला भाग में पढ़ा तब इसका तीसरे नंबर का समायोजन होता है अनुगत व्यय, या इसको अग्रिम व्यय भी कह सकते हैं। अग्रिम व्यय इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सपेंसेस के नाम से। अब इसकी परिभाषा समझेंगे, फिर इसकी समायोजन उसकी पढ़ेंगे, फिर इसको अंतिम खाका देंगे। तो जैसे बच्चों इस साल के व्यय अगले साल में, इस साल के व्यय है इनका भुगतान हम अगले साल में करते हैं, मदद हो गई। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि अगले साल के व्यय का भुगतान हम चालू साल में ही कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। जैसे सामान्यतः किराया लेना करते हैं कि जो भी मकान मालिक होता है वो सामान्यतः 2 महीने का किराया एडवांस लेके चलता है। यदि मान लीजिए हम दिसंबर में कोई किराया दे रहे हैं तो जनवरी का किराया है दिसंबर में, जनवरी का टैक्स हमने किन्हीं कारण से दिसंबर में भर दिया, या कई बार हम कर्मचारियों को वेतन भी एडवांस देते हैं। बिजली विभाग को बिजली का भी कई बार अग्रिम भी भर देते हैं, कई बार हम टेलीफोन का भी अग्रिम भी भर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनका भुगतान हम समय से पहले कर देते हैं, जिनका संबंध तो अगले वित्त वर्ष से, अगले लेखा वर्ष से, लेकिन उनका भुगतान चालू वर्ष में ऐसे व्यय को पूर्वगत व्यय कहा जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, अग्रिम व्यय के नाम से। वे व्यय जिनका संबंध अगले वित्त वर्ष से, अगले साल से, लेकिन उनका वास्तव में भुगतान चालू साल में हुआ है, ऐसे व्यय को पूर्वगत व्यय। जैसे जनवरी का किराया हमने दिसंबर में ही दे दिया, सामान्यतः किराया एडवांस दिया जाता है क्योंकि मकान मालिक जो होते हैं वो किराए की राशि हमेशा पहले ही दे देते हैं। और भी ऐसे बीमा की किस्त होती है, जब बीमा की किस्त भरते हैं तो वार्षिक यदि हम किस्त भरते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा हिसाब किताब अलग चलता है और बीमा की जो वार्षिक किस्त अलग चलती है, तो ऐसी स्थिति में कुछ हिस्सा हमारा अगले साल से संबंध रखता है। तो ऐसे व्यय को पूर्वगत व्यय के नाम से या अग्रिम व्यय के नाम से, उसकी दृष्टि क्या होगी, समायोजन समायोजन
क्या होगा इसका सामान का बच्चों को इसका संबंध किराए से होता है और बीमा से होता है। बीमा के आपको उदाहरण बहुत सारे हैं, इसकी भी ऐसे करते हैं। बीमा बीमा आपको वेतन बहुत मिलेगा, कर बहुत मिलेगा, अग्रिम कर हो सकता है। बीमा एक ऐसा खाता है जिसका हिसाब किताब और वित्त वर्ष में डिफरेंस रहता है, इसलिए एडवांस हो जाता है बाद तो पूर्णतः बीमा खाता भी जैसे मान लीजिए 300 रुपये में आएगा, 300 रुपये होगा प्रश्न लिखा रहेगा और बीमा खाता ऐसा है। अब देखिए नामांकन खाता है यहाँ पे, यहाँ होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन चालू साल का हमें लाभ से प्राप्त करना है तो ये समझना पड़ेगा। बीमा का कमाई योजना ये इसका उत्तर है। देखिए उसके अपोजिट है आदत। ये यदि आदत होता तो ये डेबिट में होता और आदत क्रेडिट। तो ये दोनों का संबंध वैसे है, ये मजेदार चीज है। आदत का भी संबंध वैसे है और पूर्वदत्त का संबंध भी वैसे है, बट वो देना है और ये एडवांस दे देना, अग्रिम दे दिया है, इसको पूर्वदत्त ऐसे समझना। अब अंतिम भाग में कैसे लिखा करेंगे, देखिए अंतिम खातों में लेखा क्या करेंगे, इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में से घटाकर लिखेंगे। देखिए वो होगा आएंगे दोनों ही दे और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में स्वतंत्र रूप से ऐसा ये तो ध्यान रखने वाली बात है। जब अंतिम खाते में ये खास है थ्योरी के रूप में बताया है, प्रीवियस की ऐसी ही आपको मानना है। प्रीवियस प्लस में ऐसा लिखा है लिखा है कि बीमा के हमने 1200 रुपये दिए, जिसमें से 300 रुपये अग्रिम है या जिनका संबंध अगले साल से, या कई बार टाइम के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि साल भर के 1200 रुपये दे रहे हैं और 1200 में से हमारे जो है 300 रुपये वो अगले वर्ष में पड़ रहे हैं। तो विभिन्न उदाहरण के माध्यम से और आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, वहां अब आप देखेंगे कि उदाहरण के माध्यम से कैसे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, और ये इसका डेबिट पक्ष है और यहाँ लिखा है बीमा और प्रश्न लिखा है बीमा के हमने 1200 रुपये दिए, 300 रुपये अगले साल के, तो इसको पूर्वदत्त करके लिखा है, पूर्वदत्त लिख के 300 रुपये घटा के 900। अब देखिए मजेदार चीज ये डेबिट में आ रहा है, चिट्ठा बनाऊंगा तो चिट्ठा मैंने यहाँ बनाया कि ये संपत्ति पक्ष में, ये इसका संपत्ति पक्ष है चिट्ठे का, ये संपत्ति पक्ष है और ये इसका दायित्व पक्ष है। चिट्ठा बन गया आपका बैलेंस शीट बोलते हैं। यहाँ पूर्वदत्त बीमा करके अभी कोई प्रश्न पूछा है कि पूर्वदत्त बीमा कैसे लिखा है, ठीक है। शॉर्ट में इसको कैसे याद रखेंगे, आदत को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में जोड़ कर लिखते हैं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं। पूर्वदत्त को लाभ हानि खाते के डेबिट में ही लिखते हैं और घटा के डाउन में डेबिट है, तो संबंधित आदत हमेशा जुड़ता है, पूर्वदत्त हमेशा घटता है। आदत हमेशा दायित्व में आता है, पूर्वदत्त हमेशा संपत्ति में आता है। अब आपको लग रहा है कि ये भी
ये आप ध्यान रखना, इसका बैलेंस हमेशा ग्रेड रहेगा। खाता बनाएंगे, ये भी बच्चों बात की गारंटी है कि केवल खातों की शुद्धता शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करेंगे। वास्तव में हमारा बीमा का पैसा एडवांस तो खत्म हो चुका है, बट इसका 40 साल के खाते पर प्रभाव डालने के, लाभ पर प्रभाव डालने के, ये भी इसका जो नेचर है बच्चों, ये व्यक्तिगत खाता है और व्यक्ति को खाता है एडवांस दिखाता है, तो इसलिए इसकी हानिकारक है। आपने देखा होगा सामान्यतः चिट्ठी में वो खाते आते हैं जिनका संबंध व्यक्ति, संपत्ति, दायित्व से होता है, नाम मात्र के खाते नहीं होते हैं। नाम मात्र के खाते चिट्ठी में, नाम मात्र के सारे खाते जो है व्यापार खाता और लाभ हानि खाते बंद हो जाते हैं। चिट्ठी में जो बचते हैं वो नाम मात्र खाते नहीं होते, वो या तो संपत्तियों के खाते होते हैं, दायित्व के खाते होते हैं, या पूंजी खाता होता है, ये खाते होते हैं। ये कानूनी गारंटी है। अब मजेदार चीज एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कानूनी गारंटी है, इसका तात्पर्य ये है कि अगले वर्ष के पहली तारीख, ध्यान से सुने, अगले वर्ष की पहली तारीख को इस प्रविष्टि के प्रभाव को खत्म करने के लिए विपरीत प्रविष्टि करना है। जैसे आदत के लिए अगर मैंने वेतन खाता डेबिट को वेतन खाता लिखा था, जैसे ही अगला साल लगेगा तो उससे अगले साल की सबसे पहली तारीख को मैं अदत्त वेतन खाता डेबिट करूंगा और वेतन खाता क्रेडिट करूंगा। ऐसा करने से प्रविष्टि का प्रभाव, ऐसे इस प्रविष्टि की विपरीत प्रविष्टि क्या होगी, बीमा खाता डेबिट होगा, बीमा खाता क्रेडिट। ये सिर्फ 4 ही समायोजन आदत, उर्दत, उपार्जित और अनुपार्जित। ये चारों वास्तव में लेन देन नहीं हो रहे, सिर्फ चालू वर्ष में लाभ हानि को प्रभावित, लाभ हानि को प्रभावित करने से मतलब ये होता है कि चालू साल के लाभ हानि का ठीक ढंग से शुद्ध निकालने इसके लिए काम किया जाता है। ये तीसरा समायोजन हो गया, आपका से संबंधित हो गया। ये दोनों ही व्यय है, ये ध्यान रखना है। व्यय के लिए उसकी आदत के लिए उसकी पहले आप देख चुके हैं और ये के लिए इसका नेचर आप अब आदत और प्रोडक्ट में क्या करना है, एक अंतर देख लीजिए। आदत व्यय किसे कहते हैं, जिनका हमने सेवा ले ली है, प्रतिफल ले लिया है लेकिन भुगतान नहीं किया है। पूर्वदत्त किसे कहते हैं, भुगतान तो कर दिया है और सेवा नहीं मिली है, प्रतिफल नहीं मिला। सेवा या प्रतिफल उसका हमें अगले साल मिलेगा, ये पूर्वदत्त हो गया। आदत को लाभ हानि खाते में जोड़ करके संबंध में और पूर्वदत्त को घटा के लिखती है, यह अंतर हो गया। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या हो गया, आदत व्यय को चिट्ठी की दायित्व से लिखती है, पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठी की संपत्ति से लिखती है। तीसरा अंतर हो गया। ये आदत व्यय एक तरह के लेनदार होते हैं और पूर्वदत्त व्यय एक तरह के देनदार होते हैं। ये चौथा अंतर हो गया। इसके लिए समायोजन प्रविष्टि के हिसाब से देखें तो आदत व्यय का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, पूर्वदत्त व्यय का बैलेंस हमेशा डेबिट। ये 4-5 अंतर ऐसे हो जाते हैं, बट दोनों का जो नेचर है वो वैसे ही है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, ये काल्पनिक प्रविष्टि है, सिर्फ लाभ को प्रभावित करने के लिए, वास्तव में ये कहीं ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ट्रांजैक्शन अपने समय पर होगा, लेन देन अपने समय पर, वास्तविक प्रविष्टि तभी होती है जब वास्तव में कुल सौदा घटित हो जाता है, घटित होने के बाद उसको करना हमें आवश्यक होता है। तो ये बात आपकी पूर्वदत्त व्यय से संबंधित हो गई। अब अगले उस पर चर्चा करते हैं। अगला जो है आपका आय से संबंधित चौथा समायोजन। ये एक उपार्जित आय और चीजें ऐसी हैं जिनके विषय में मैं पहले आपको बता चुका हूं। जब हमने रेखांकन समीकरण पढ़ा था, हमने आदत और उर्दत, उपार्जित और अनुपार्जित इनका रेखांकन समीकरण में लेखा करना मैंने आपको बताया था, कैसे लेखा करना है। तो ये समायोजन निर्माण का आपका कहलाएगा 4 और इसको बोलते हैं उपार्जित या अर्जित। उपार्जित या अर्जित, अर्जित का मतलब होता है तो कमाया, अर्जित आय, आय एक्रूड इनकम के नाम से भी
आय में कमी नहीं, कमाई आएगी, कमाई भी आपको। चलिए अभी हम व्यय का समायोजन कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं समायोजन को क्या करना है। वे हैं जिनका संबंध चालू साल से है, घटित अगले साल में, वे जिनका संबंध अगले साल से घटित इस साल में हुए, तो उनको हटाना, जोड़ना, कम करना, ये सब करना ही समायोजन करना कहलाता है। क्योंकि ऐसा करके हम व्यापार का वास्तव में शुद्ध लाभ प्राप्त करते, शुद्ध लाभ हानि प्राप्त करने के लिए समायोजन हमें करना होते हैं। चलिए पारित आय वह आय को हमने अर्जित तो कर ली है, कमा तो नहीं है, हमें प्राप्त करने का अधिकार तो हो गया, पर प्राप्त नहीं हुई ऐसी आय को अर्जित आय या उपार्जित आय के नाम से। वह आय जिसका संबंध चालू साल से है, चालू साल में हमें प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्राप्त अगले साल। जैसे कि हमने किराए का मकान दे रखा है, तो दिसंबर का किराया बच्चों जनवरी में लगता है, जनवरी में अगला साल। बट आय इस साल की मानी जाएगी कि इस साल की आय है, तो हम इस साल की आय को यही इसका लेखा कर। तो बात आय अर्जित कर ली, कमा ली, बारिश हो गई, प्राप्त करने का अधिकार हो गया, बट प्राप्त नहीं हुई, प्राप्त अगले वर्ष में, वास्तव में उसका लेखा अगले वर्ष में। लेकिन जब हम व्यापार का लाभ हानि निकालते हैं, तो इस साल की आय को हम इस साल में काउंट करके चलते हैं, चाहे वो प्राप्त हुई हो ना हुई। ऐसे ही व्यय का इस साल के व्यय का इस साल में और अगले साल का व्यय का लिखा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों हमारे व्यापार का परिणाम शुद्ध नहीं आएगा। तो प्रयास ये होता है कि निकटतम स्थिति तक हम पहुंच जाए, निकटतम से निकटतम हम व्यापार का शुद्ध लाभ। ऐसा नहीं करेंगे तो इस साल की आय और अगले साल में, अगले साल में, अगले साल में ऐसा हो जाएगा, ऐसे व्यय के विषय में हो जाएगा, इस साल के अगले साल, अगले साल के व्यय अगले साल में से होते चले जाएंगे। तो ये वाली आय की परिभाषा नंबर एक, आपको हर समायोजन की परिभाषा याद रखना है, फिर दूसरी उसकी समायोजन की दृष्टि याद रखना है, तीसरी उसको अंतिम खातों में कैसे तीन बातें। बहुत सारे समायोजन होते हैं, प्रमुख समायोजन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले साल के हिंदी लेसन में भी मेरे समायोजन से संबंधित लाइव वीडियो डले हुए हैं, आकर उनका भी अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। किताब में भी सब लिखे हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जब आप क्लास से जुड़े हैं तो आपको किताब को पहले पढ़ लेना चाहिए। किताब में बहुत सारी बातें विस्तारित दी होती है, बट ठीक ढंग से आपको वो समझ में नहीं आ पाती है। लेकिन अब वीडियो सुनने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद आप उसका ठीक ढंग से उसको समझ पाएंगे और उसको व्यावहारिक विषयों में कैसे अमल में ले पाएंगे, ये भी आप देखेंगे। तो या परिभाषा ब्याज का रास्ता है। इस साल का जो ब्याज है, सामान्यतः बैंक में ब्याज देती है, अगर किसान ने उधार दिया है तो ब्याज का पैसा हमारे साथ है। तो इसकी कैसे करेंगे समायोजन, समायोजन क्या आय है, इसकी एंट्री करते हैं पार्जित या अर्जित की बोल देना, पार्जित आय ब्याज, ब्याज नाम नहीं दिया कि पार्जित ब्याज खाता डेबिट करने वाला, जैसे मान लो 600 रुपये तो ब्याज समायोजन होगा पार्जित ब्याज का समायोजन, समायोजन मुख्य जनरल पार्जित ब्याज का समायोजन, ये का मुख्य जनरल पढ़ा वहां समायोजन की शक्ति है। समायोजन करने के लिए जो दृष्टि होती है वो समायोजन की दृष्टि है। ये समायोजन को समायोजन अंतिम खातों में लेखा देखेंगे बच्चों, हेडिंग डाल देते हैं अंतिम खातों में लेखा। कैसे करेंगे? तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में आप जानते हैं व्यय को डेबिट से लिख के लाभ हानि खाते हैं और आय को क्रेडिट, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में जोड़ना, ये
ठीक, अभी घर बना के बता रहा हूं मैं आपको। चिट्ठी में ध्यान देंगे तो चिट्ठी में संपत्ति पक्ष में स्वतंत्र रूप से लिखेंगे। चलिए लाभनी खाता बना देते हैं, छोटा सा लाभनी खाता बना के देखते हैं। लाभनी खाता बनाया आपका, ये इसका क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको बोलते हैं। और यहाँ लिखा है ब्याज, ब्याज के हमें मान लो 1000 मिल गए हैं और अर्जित जो है हमारा ब्याज 600, इसके साथ 600 दिए, 600 से जुड़ जाएगा, ये 16। ऐसे समझ ये बना है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष में ब्याज लिखा हुआ है, नीचे समायोजन में लिखा होगा 600 रुपये ब्याज के ऐसा लिखा है। अदत्त के लिए 1000 रुपये वेतन के देना, उपार्जित पूर्णदत्त के लिए 300 रुपये। समायोजन हमेशा बच्चों तक बढ़ के बाहर होंगे, अतिरिक्त सूचना के रूप में। जब अंतिम खाते बनाते हैं तो समायोजन को भी लेकर के चलते हैं, तभी हमें व्यापार में शुद्ध लाभ नहीं प्राप्त होता। शुद्ध लाभ नहीं ज्ञात करने के लिए शुद्ध शब्द लिखा होता है, लाभ नहीं लिखा होता है, हानि नहीं। शुद्ध लाभ नहीं, शुद्ध हानि, लाभ हानि का मतलब है कि जिस वर्ष का हिसाब किताब कर रहे हैं उस वर्ष की सभी आय और व्यय का लिखा उसमें होना जरूरी है, चाहे वो वास्तव में उनका भुगतान हुआ हो या ना हो। और चिट्ठा बनाएंगे, बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं। बैलेंस शीट में इसका दायित्व पक्ष हो गया है, चिट्ठी में हमेशा ध्यान रखना डेबिट क्रेडिट का पक्ष, दायित्व और संपत्ति पक्ष, ये रखा, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं अर्जित ब्याज, यथास्थान लिखा है, यथास्थान मतलब चिट्ठी का कार्यक्रम बताया तरलता का स्थिर का, इसका स्थान कहाँ। ये बच्चों जो है पूर्णदत्त, अभी आपने देखा था पूर्णदत्त को मैंने संपत्ति तो अर्जित को मैंने भी संपत्ति, ये चालू संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो चालू संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसका लेनदार प्राप्ति पत्र इनके साथ। अदत्त जो होता है वो चालू दायित्व होता है, तो लेनदार। अब अगले समायोजन की बात करते हैं, अनुपालन या अग्रिम आय के नाम से उपार्जित कर लीजिए, और अनुपार्जित मतलब अर्जित तो नहीं की लेकिन मिल गई, ये आपके ये समायोजन, ये लिखा है लाभ हानि क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय और चिट्ठे में संबंधित पक्ष में स्वतंत्र जोड़ना घटाना सीधा मैच है इतना बना होगा तो चिट्ठे में उसको ऐसे भी पूछ लेते हैं इनको, लाभ हानि खाते में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, बड़ा प्रश्न बनता है, क्या है आशय, क्या है समायोजन, क्या है, उसको कैसे देखें। थ्योरी के रूप में पूछा जाए उपार्जित आय किसे कहते हैं, इसकी समायोजन की पुष्टि कैसे की जाएगी और अंतिम खातों में इसको कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ तक पूरी बात है। तो ये मैंने थ्योरी के रूप में लिखा है और एक व्यवहारिक विचार को दर्शाया। चिट्ठा लाभ हानि खाता में पूरा नहीं बनाना पड़ता है, काला पुष्ट करके हम उसको कैसे शो करेंगे। चलिए अंतिम इसकी बात करते हैं आज के लिए। अंतिम जो है कौन सा है आपका, देखते हैं चिट्ठा कैसा बना रहेगा और लाभ हानि खाता भी ऐसा कैसा बना रहेगा, अब अनुपात या अग्रिम आय एडवांस है, तो अंतिम खाते बनाते हैं तो चौथा 5वां समायोजन है अनुपार्जित या अग्रिम आय में अंतिम बोलते हैं एडवांस इनकम के नाम से। अब इसकी परिभाषा क्या है, जिसका संबंध अगले साल से है लेकिन प्राप्त साल में। कई बार ऐसा होता है जैसे वे इस साल के अगले साल दे सकते हैं या अगले साल के साल में दे सकते हैं, तो कई बार ऐसा में हो जाता है कोई आय है वो अगले साल की इसी साल प्राप्त करें, इसी साल में लिया। जैसे यदि हम किराया देते भी और लेते भी
तो यदि हमने जनवरी का किराया दिसंबर में लेंगे या नवंबर में भी लेंगे, किराया एडवांस देने की परंपरा है, तो मकान मालिक से किराया एडवांस लेंगे। ऐसे ही आय हम अनुपातिक आय, इसका संबंध तो अगले वित्त वर्ष है, अगले साल के हिसाब वर्ष है, लेकिन वो प्राप्त उसी साल में। ऐसी आय को हम बच्चों अनुपातिक आय आगे मानते हैं। तो जैसे थोड़ा सा विपरीत क्रम में भी अपन चल सकते हैं कि हमारे लिए वो आदत है तो सामने वाले के लिए वो बाध्यता है, हमारे लिए पूर्वदत्त है तो सामने वाले के लिए बाध्यता है, कोई हमारे लिए क्या है सामने वाले के लिए वो आय है, तो वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन एक व्यापारी के यहाँ चारों होती है, आदत पूर्वदत्त बाध्यता अनुपात चारों से ऐसे ही चलिए समायोजन क्या है इसको देखते हैं। किराया एडवांस किराया हमें 500 मिल गया, किराया अनुपातिक किराया कोई का कोई नहीं है, जिससे इस बात को समायोजन किया है अनुपातिक किराए का समायोजन। अब लिखेंगे हेडिंग है अंतिम खातों में लेखा। अंतिम खाते में कहाँ लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था समायोजन इसमें 3 जानकारी उपलब्ध करना है। एक आपको आशय याद रखना है, दूसरी समायोजन प्रविष्टि याद रखना है, और तीसरा आपको जो है अंतिम खाता कैसे। चलिए लाभ हानि खाते में संबंधित आय में से घटाकर और चिट्ठी में दायित्व पक्ष में स्वतंत्र रूप से ये किराया मान लीजिए 5500 वो ये तलपाट के हिसाब से, और अग्रिम हमें मिला है 500 प्रश्न के हिसाब से 500 रुपये, 500 रुपये घटाएंगे तब 5000, और चिट्ठी में मैं अग्रिम किराया ये मैंने थ्योरी के रूप में व्यक्त किया है, ये बच्चे थ्योरी के रूप में लिखा, उसी को मैं व्यवहारिक रूप में लिखा। ये लाभ हानि खाते में संबंधित आय से लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय हमसे क्रेडिट होती है, तो ये देखिए क्रेडिट पक्ष में किराया ये तलपट में देखो, ये समायोजन मतलब तलपट में किराया लिखा होगा तो क्रेडिट पक्ष में लिखा होगा, और नीचे लिखा होगा 500 रुपये, ऐसा लिखा है, और चिट्ठी में इसको दायित्व ये हो गया अनुपातिक ये दृष्टि हो गई। ये चारों दृष्टियां और चारों के लिए वार्जित अनुपात, ये चारों काल्पनिक एंट्रियां जिसे खाते का शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए करते हैं। वास्तव में ये लेन देन कहीं घटते नहीं है, ये चारों खाते का जो नेचर होता है व्यक्तिगत होता है। अगले साल के प्रारंभिक दृष्टियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए विपरीत दृष्टि चारों समायोजन के लिए किसी के लिए अदत, उर्दत, वार्षिक और अनुपातिक विपरीत दृष्टि पर जो ये रेट जाएगा, ये ऐसा करने से इस दृष्टि का प्रभाव अपने आप खत्म होता है।
वास्तव में जब किराया मिला है उसकी ऑटोमेटिक अपनी बुक्स में उसकी एंट्री हो जाती है। तो वास्तव में एंट्री तभी होती है जब वो सौदा घटित हो जाता है, तब ये ध्यान रखना। ये 4 आगत, पूर्वगत, उपार्जित, अनुपार्जित सिर्फ काल्पनिक एंट्रियां हैं। इन खातों का चारों का नेचर व्यक्तिगत है, आगत, पूर्वगत, उपार्जित, अनुपार्जित, और इनकी हमेशा रिवर्स एंट्री होती है, विपरीत दृष्टि हमेशा अग्रेसर। तो ये थे आज के आपके 5 समायोजन हो गए। कौन कौन से? अंतिम स्टार, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। ये 5 समायोजन के विषय से विस्तार से चर्चा हो गई। 5 समायोजन आय में देखें, अदत्त, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय में अंतर क्या होता है? देखिए, अर्जित आय तो हमने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, उसको अर्जित आय। अनुपार्जित आय तो हमने कमाई नहीं है लेकिन प्राप्त साल अनुपार्जित कहलाती है। ये अर्जित आय को लाभ हानि खाते के संबंधित आय में शोध कर सकते हैं और अनुपार्जित को घटा कर सकते हैं। उपार्जित आय को चिट्ठे के दायित्व पत्र लिखते हैं और अनुपार्जित आय को चिट्ठे के उपार्जित आय को संपत्ति पत्र लिखते हैं और अनुपार्जित आय को लिखते हैं। इसका बैलेंस, उपार्जित आय का बैलेंस जो होगा बच्चों हमेशा, उपार्जित आय का बैलेंस हमेशा क्या कहलाएगा? आपका डेबिट कहलाएगा, इसका बैलेंस क्रेडिट कहलाएगा। और नेचर के हिसाब से समानता होते आगे व्यक्तिगत खाता। इस तरह से उपार्जित और अनुपार्जित में अंतर भी दिया है, कुछ आप पढ़ाई किताब में दिया है, और अदत्त पूर्वदत्त के विषय में तो बहुत कुछ हो गया है। 5 ही समायोजन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इनका अभ्यास करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।